चोरी नहीं की है। तेरे संग यारा चोरा चोरी नहीं की है। तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है दुआ, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम आपकी आँखों में प्यार, मोहब्बत दिल का
मस्त दीवाने। मोहब्बत दिल की अदा है ये इख्तियार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। इसमें हकीकत है छुपी, इसमें कहानी भी है। इसके लबों पे हंसी है तो आंखों में पानी भी है। इसमें तो है बेचैनियां, इसमें करार भी है। जीत है जो इस खेल में, इसमें तो हार भी है। इसमें जल के मरते हैं उल्फत के परवाने। ओ इसमें जल के मरते हैं उल्फत के परवाने। मोहब्बत करती है दिल को बेकरार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम, आपकी आंखों में मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। कह रही है घटा कह रही है हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। हवा कह रही है घटा कह रही है हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। हवा कह रही है घटा कह रही है हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत से मेरी जो आंखें मिली तो मोहब्बत में करने लगा। जो देखी मोहब्बत की दीवानगी तो मोहब्बत पे मरने लगा। मोहब्बत को तो चैन आए मेरी जा मोहब्बत की आगोश में। मोहब्बत से मिलके दीवाने रहे ना मोहब्बत कभी होश में। मेरा दिल मेरी जान तू मेरा अरमान। मुझे तो तेरी खूबसूरत जवां इन अदाओं ने मारा है। जरा पूछ मैंने बिना तेरे कैसे ये लम्हा गुजारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने
के नहीं काम कोई, मोहब्बत मेरा काम है। मोहब्बत को देखो, मोहब्बत को चाहो, मोहब्बत से बातें करो। मोहब्बत कभी दूर जाए जो मुझसे मोहब्बत में आहें भरो। ये वादा टूटे ना, ये दामन छूटे ना। तेरा प्यार मुझको है जाने जहां जिंदगी से भी प्यारा है। तेरे रूप को मैंने जाने तमन्ना जिगर में उतारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। पुकारा है, पुकारा है, पुकारा है। पुकारा है। Honey, I need you. 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 हे 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 हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई छुपाता है, हो कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। कोई कहता है, कोई छुपाता है, हाँ कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता Honey, I need you. Honey, I need you. Honey, I need you. Honey, I need you. सफर तन्हा तन्हा कब तलक, उम्र तन्हा तन्हा कब तलक। कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा। कि हम तन्हा तन्हा कब तलक, कि तुम तन्हा तन्हा कब तलक।
किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। मोहब्बत मोहब्बत करूँगा मोहब्बत, शरारत शरारत करूँगा शरारत। वो है मेरा सपना, वो है मेरी चाहत, हर घड़ी उसी का इंतजार अब है। मेरा दिल दीवाना बेकरार अब है। सर पे वो सेहरा बांध के आएगा, डोली बारात के साथ मिलाएगा, मुझको वो दुल्हन बना के ले जाएगा। हर किसी के दिल में एक लड़के का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, ओ कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। जैसे दिल को मोहब्बत दिल बरसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिल बरसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के लिए हम जान अपनी देते, दुनिया लुटाते। कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे।
सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। ला 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 ला, ला 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 ला। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। जाना है होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम, बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे, बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है, रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बात
चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। की नजर जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का। मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, घर अपने मिलन की तो आने दे। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं ये तो चाहत का जादू है। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। तो कहानी
कहानी की शुरुआत होती है एक मैच मेकर लूसी से। लूसी न्यूयॉर्क में लोगों की शादियां कराने में एक्सपर्ट थी। उसका पूरा दिन लड़का लड़की से पूछते हुए निकलता था कि उन लोगों की डेट्स कैसी गई। पर अभी एक लड़का कह रहा है कि उसे उसके लिए सेट की हुई लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो लड़की कह रही है कि उसे वो लड़का बहुत पसंद आया। वो बहुत ही खुश थी, जिस पर लूसी को उसको सच बताना पड़ा कि उस लड़के को तुम इतनी पसंद नहीं आई। लूसी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट ढूंढ दूंगी। वो उसे एक दूसरे लड़के के बारे बताती है। इस लड़के का नाम था मार्क, पर सोफी को उसकी हाइट पसंद नहीं आई कि ये 5'11" कह रहा है पर असल में 5'9" का ही होगा। लूसी कहती है थोड़ी सी इंचेस से कुछ नहीं होता, तुम उसके साथ डेट पर जाओ। तो इसी के साथ लूसी की कंपनी में वो लोग लूसी की अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रही हैं। लूसी के 2 क्लाइंट्स की शादी होने वाली थी। लूसी टोटल 9 शादियां करा चुकी है। वो और उसकी एक कलीग यही उस लड़की सोफी की बात करने लगे कि वो लड़की हर एक चीज में बस ओके है, उसकी कोई भी क्वालिटी स्पेशल नहीं है। जिसी वजह से लूसी कहती है कि मैं उसकी मैच मेकिंग करा कर ही मानूंगी, वो एक अच्छी लड़की है। तो यहीं वो लोग हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी की बात करने लगे कि आजकल लड़के सर्जरी कराकर 6 इंच तक लंबे हो रहे हैं। लूसी ने कहा कि जो ये अफोर्ड कर सकता है उन्हें तो ये जरूर करानी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूसी द्वारा करवाई गई शादी में एक लड़के हैरी पर। हैरी यहाँ दूर से लूसी को कई औरतों से बात करते सुनता है। लूसी यहाँ इन लोगों के सामने बात कर रही थी कि कैसे एक सही पार्टनर चुनना बहुत ही जरूरी है। जो सुन इन सभी औरतों ने लूसी को अपने कार्ड दे दिए, पर तभी वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी। ये दुल्हन शार्लेट शादी से दुखी होकर लेट गई है। इसे शादी को लेकर डाउट्स आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैं एक मॉडर्न वुमेन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती थी, पर मैं यहाँ शादी कर रही हूँ। जिस पर लूसी ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम ये शादी करना क्यों नहीं चाहती, मुझे तुम बताओ और मैं तुम्हें खुद यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। शार्लेट बोली कि शादी तो मुझे करनी होगी, इस पे बहुत खर्चा हो गया है। तो लूसी ने कहा कि चलो मुझे तुम बताओ कि तुम असल में पीटर से शादी करना क्यों चाहती हो। तुम्हारा जो भी रीजन हो वो मेरे साथ सेफ रहेगा। शार्लेट ने बताया क्योंकि पीटर को देख मेरी बहन जेलस होती है। उसे लगता है कि पीटर उसके पति से अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, जो देख मुझे लगता है कि मैं उससे जीत गई हूँ। तो लूसी बोली कि क्या फिर तुम उससे शादी करना चाहती हो। शार्लेट ने कहा हाँ, और उसकी शादी हो गई। जिसके बाद यही लूसी को हैरी मिलता है। हैरी पीटर का भाई था। वो लूसी को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले उन औरतों से बात करते सुना था और वो काफी इंप्रेसिव था। तुम बहुत ही अच्छी तरह उन सभी औरतों को तुम्हारी सर्विसेज यूज करने के लिए मना रही थी। हैरी ने लूसी से उसके काम के बारे पूछा। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें प्यार के बारे बहुत कुछ पता होगा। लूसी कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे पता है। डेटिंग बहुत ही मुश्किल होती है, ये ट्रायल एंड एरर जैसी है जिसमें रिस्क और पेन दोनों हैं, पर प्यार सबसे आसान है, वो बस हो जाता है। लूसी ने यहाँ हैरी को भी रिक्रूट करने की कोशिश की कि तुम मेरी बहुत सी क्लाइंट्स के लिए अच्छे मैच होगे। हैरी 6 फुट का था, अमीर था, पर तभी वहाँ लूसी की फेवरेट ड्रिंक लेकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉन आ गया, जो यहाँ वेटर का काम कर रहा है। वो और लूसी मिले। शादी के बाद लूसी जाकर जॉन को बाहर मिलती है। जॉन ने पूछा कि फिर तुमने इन दोनों को कैसे मिलाया। लूसी कहती है कि दोनों का सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, सेम पॉलिटिकल ओपिनियन था, दोनों एक जैसी अट्रैक्टिव थे, दोनों बड़े अमीर परिवार से थे। जिस पर जॉन बोला कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा परिवार भी बेकार है, तो क्या हम दोनों सोलमेट्स हैं। लूसी बोली शायद। तो यही हमें पता लगा कि जॉन एक्टर बनना चाहता था, पर चीजें बढ़िया नहीं जा रही और इसीलिए वो ये छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। लूसी कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। तो जॉन पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। लूसी कहती है नहीं, जिस पर जॉन ने उसके पास आकर कहा कि मैंने भी तुम्हें मिस किया। वो पूछता है कि क्या मैं सब खत्म होने के बाद तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लूसी ने कहा हाँ। तो लूसी वापस अंदर गई। वो यहाँ हैरी को अपना कार्ड देती है कि मैं तुम्हारे लिए भी किसी को ढूंढ दूंगी, पर हैरी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें हायर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जिस पर लूसी कहती है कि तुम मुझे डेट करना नहीं चाहोगे क्योंकि मैं अब सीधा शादी करने के लिए ही डेट करूंगी और मुझे एक बहुत ही अमीर लड़का चाहिए। कि तभी वहाँ जॉन आ गया। वो उन दोनों को दूर से देख रहा था। जिसके बाद जॉन और लूसी साथ में चल दिए। लूसी कहती है कि अभी भी तुम्हारी कार में सेम स्मेल है। तो सीन शिफ्ट होता है कई सालों पहले, जब लूसी और जॉन डेट कर रहे थे, पर जॉन उनकी 5 ईयर एनिवर्सरी पर रेस्टोरेंट में
जाने को लेट कर रहा था क्योंकि उसे कोई सस्ती पार्किंग नहीं मिल रही। जॉन और लूसी इस बात पर बहस करने लगे। लूसी गुस्सा होकर कार से उतर जाती है कि मैं तुम्हारे गरीब होने की वजह से तुमसे नफरत नहीं करना चाहती, पर इस वक्त मैं कर रही हूँ। लूसी उनकी 5 मंथ एनिवर्सरी अच्छे से मनाना चाहती थी, पर अभी वो भी नहीं हो रहा। तो कहानी आती है वापस आज पर। जॉन ने लूसी को उसके घर छोड़ दिया। लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम अंदर आना चाहते हो। जॉन ने कहा आना तो चाहता हूँ, पर मुझे आना नहीं चाहिए। तो जाते जाते लूसी ने कहा कि मुझे अपने प्ले में इनवाइट करना, जिसके बाद अगले दिन से फिर वो अपने काम में लग गई। अब यहाँ 48 साल के आदमियों को भी 27 साल की गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को फिट और पतली गर्लफ्रेंड चाहिए। तो लूसी इसी के साथ साथ हैरी के साथ भी डेट पर गई। लूसी हैरी को डेट करने में इंटरेस्टेड तो नहीं थी, पर धीरे धीरे उनकी बनने लगी। हैरी लूसी को महंगी महंगी जगहों पर लेकर जाता था। वो जॉन और लूसी से बिल्कुल अपोजिट है। वो लूसी के लिए महंगे फूल लाता था। लूसी को उसका बिल पे करने का स्टाइल तक पसंद आ रहा था। वो कहती है कि तुम मुझ पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। हैरी ने कहा कि मैं तो बस हमारी डेट्स को रोमांटिक बना रहा हूँ, जिस पर लूसी कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो हैरी को बताती है कि तुम्हारे जैसे आदमियों को हमारी इंडस्ट्री में यूनिकॉर्न कहते हैं। तुम एक फैंटेसी जैसे हो जिसके लिए लड़कियां मरती हैं। तुम परफेक्ट हो, तुम्हारी आइडियल इनकम है, आइडियल एजुकेशन है, हाइट है, सब है। तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो, तुम हर एक कैटेगरी में 10 में से 10 हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे क्यों ही हो। तुम्हें मुझसे सुंदर जवान बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, बल्कि मैं तो खुद कर्जे में हूँ। तुम्हें डाउरी के नाम पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट के हिसाब से मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए। पर हैरी को इन बातों से फर्क नहीं था। वो कहता है कि मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूं, ट्रस्ट करूं और जो दुनिया को मुझसे ज्यादा जानता हो। और मुझे लगता है कि तुम में वो सब कुछ है और तुम्हारी ये क्वालिटीज टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाएंगी। बाकी पैसा वगैरह वो मेरे पास मेरा खुद का बहुत है, मुझे वो नहीं चाहिए। हैरी यहाँ लूसी से चीजों को सीरियस करने के बारे पूछता है। लूसी मान गई। वो दोनों यहाँ से हैरी के विला में चले जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा सा विला था। लूसी इसे देखती ही रह गई। उसका फोन यहीं गिर जाता है जिस पर पीछे से जॉन फोन कर रहा था। तो इधर हैरी लूसी से उसकी ड्रीम वेकेशन पूछ उसे वहां ले जाने की बात कर रहा है। लूसी ने पूछा ये अपार्टमेंट कितने का है। हैरी ने कहा 12 मिलियन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जॉन के घर। वो अपने दोस्तों के साथ घर शेयर करके रहता था और इस घर की हालत बहुत ही खराब थी। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। जॉन इन सब चीजों से तंग आ गया था। तो इधर लूसी महंगे अपार्टमेंट में उठी। उसका ब्रेकफास्ट तैयार था। हैरी उसे अपार्टमेंट की चाबी दे काम पर चला जाता है। लूसी ने यहाँ बैठ अपना काम शुरू किया, पर उसकी क्लाइंट सोफी फोन नहीं उठा रही। लूसी उसके साथ डेट पर गए लड़के मार्क को फोन करती है कि सोफी मेरा फोन नहीं उठा रही, तुम ही बता दो कि तुम्हारी डेट कैसी थी। वो कहता है कि हमारी डेट एकदम बढ़िया गई, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी सोफी बिल्कुल वैसी ही है। मार्क सोफी के साथ दोबारा डेट पर जाने को भी तैयार था। तो यही लूसी ने जॉन का वॉइस नोट सुना। वो उसे अपने प्ले में इनवाइट कर रहा है, पर अपने ऑफिस जा लूसी को पता लगा कि उस लड़की सोफी ने उनकी कंपनी पर केस कर दिया है, क्योंकि लूसी द्वारा सेट किए गए उस लड़के मार्क ने सोफी को असोल्ट किया। लूसी की हेड ने लूसी को साफ कह दिया कि तुम सोफी से बात नहीं करोगी और ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, मेरे साथ भी ये हो चुका है। पर लूसी के लिए ये नॉर्मल नहीं था। वो पैनिक करने लगी। लूसी बाथरूम में जाकर उस आदमी मार्क पी की इंफॉर्मेशन देखने लगती है कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। लूसी रोने लगती है। वो इसके बाद हैरी के साथ जॉन के प्ले में चली गई। जॉन यहाँ एक्ट करते करते उन दोनों को साथ में बैठा देख रहा था। प्ले के बाद लूसी जॉन के सामने हैरी को अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। लूसी ने जॉन की एक्टिंग स्किल्स की भी तारीफ करी कि मैं कभी भी तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी और अब तो तुम और अच्छे हो गए हो। तो जॉन ने लूसी से हैरी के बारे पूछा कि ये तो अमीर भी है, इसके पास तो असली नौकरी होगी, खुद का घर होगा। लूसी कहती है कि क्या अभी हम कुछ और बात कर सकते हैं। तो जॉन लूसी को देखकर ही समझ गया कि लूसी परेशान है। लूसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने काम में अब इतनी अच्छी हूँ। जॉन ने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब डेटिंग की तो है, इतनी सीरियस थोड़ी ना है। जो सुन लूसी गुस्सा हो गई कि हाँ डेटिंग सीरियस कहाँ ही होती है। तो अगले दिन से लूसी अपने काम पर बहुत अलग बिहेव करने लगी थी। वो अपने क्लाइंट्स की डिमांड पर रूड रिप्लाई दे रही थी कि तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तुम लोग एक इंसान ढूंढ रहे हो, ना कि कोई चीज जो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। तो इस रूड बिहेवियर की वजह से लूसी की हेड ने उसे थोड़ी दिन की छुट्टी लेने को
कहा कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है। जिस पर लूसी बोली कि अब अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। वो अपनी नौकरी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, पर लूसी की हेड उसे समझाती है कि हम लोगों की शादियां कराते हैं और लोगों की इतनी डिमांड इसीलिए है क्योंकि उन्हें अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के साथ बितानी है। जो सब सुन लूसी यहाँ से निकल गई। वो अपनी हेड के मना करने के बावजूद भी सोफी को मिलने पहुंच जाती है। सोफी उसे देखकर आगे निकल गई, पर लूसी उसके पीछे जाती है। सोफी बोली कि मुझे तो लगा था हम दोस्त हैं, पर अब मैं क्या ही बोलूं। लूसी कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। सोफी कहती है कि तुम्हें उसकी सैलरी पता थी, हाइट पता थी, जो भी झूठ था, पर तुम्हें ये नहीं पता था कि वो आदमी कैसा है। सोफी लूसी पर ब्लेम डाल रही थी कि तुमने मुझे ऐसे आदमी के साथ क्यों सेट किया। सोफी बोलने लगी कि पक्का तुम लोग मुझे एक वर्थलेस लड़की समझते हो और इसीलिए तुमने मुझे कहीं भी भेज दिया। सोफी गुस्सा होकर यहाँ से निकल गई तो उसकी बातों से लूसी एकदम टूट गई थी। लूसी ने जॉन को फोन किया। जॉन सब कुछ छोड़कर उसकी बात सुनता है। लूसी जॉन को सब बताती है कि मेरे से गलती हो गई। जॉन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आऊं, पर लूसी ने कहा नहीं, मैं हैरी के घर जाने वाली हूं। वो लोग वेकेशन पर जाने वाले थे। लूसी ने यहीं हैरी के सामान में उसके लिए एक रिंग भी देखी तो रात को लूसी हैरी के पैर पर बने एक निशान को देखने लगती है। हैरी उठ गया, वो कमरे से बाहर निकल जाता है। लूसी उसके पीछे गई। ये निशान उसी हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी के थे। लूसी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी 2 सर्जरियां करवाई हैं। लूसी को पता लगा कि हैरी और उसके भाई जिसकी अभी पहले शादी हुई थी, उन दोनों ने ही ये सर्जरियां करवाई हैं। वो कहता है कि ये करवाकर हमारी पूरी लाइफ बदल गई, लड़कियां हमें आगे से अप्रोच करने लगी। तो लूसी सोच में पड़ गई। वो हैरी को कहती है कि तुम वेकेशन पर अकेले चले जाओ। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ हो सकता है। लूसी बोली कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और पैसा इस चीज को ठीक नहीं कर सकता। हैरी कहने लगा कि प्यार मेरे बस का नहीं है, मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। जिस पर लूसी कहती है कि जब तुम्हें प्यार होगा तो वो सबसे आसान चीज होगी। तो हैरी बताता है कि उसने अपनी हाइट 6 इंच बढ़वाई थी, यानी उसकी हाइट पहले 5'6" थी। हैरी कहता है कि मैं इस हाइट में तुम्हें अप्रोच ना कर पाता। लूसी बोली तुम कर लेते। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ जॉन के घर। लूसी उसके घर के बाहर खड़ी थी। जॉन तैयार होकर बाहर निकला। लूसी कहती है कि मुझे आइसलैंड जाना था, पर मैं नहीं गई और मैंने अपना अपार्टमेंट पहले ही थोड़े दिनों के लिए किसी को रेंट पर दे दिया। यानी लूसी यहाँ जॉन के साथ रहने आई है। पर जॉन ने कहा कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। वो कहता है कि चलो हम घूमने चलें, घूमते घूमते ही कहीं रुकने का भी देख लेंगे। वो दोनों ड्राइव पर निकल गए। यही उन्हें जॉन की केटरिंग कंपनी की गाड़ियां दिखती हैं। वो दोनों उनके पीछे एक शादी में पहुंच गए। जॉन और लूसी दूर बैठकर ये शादी देखते हैं। लूसी कहती है कि एक दिन ये दोनों बिना किसी वजह से एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे से तंग आ जाएंगे, फिर इनका डिवोर्स हो जाएगा और ये फिर लड़ेंगे कि किसको क्या मिलेगा। जिसके बाद दोनों लूसी और जॉन तैयार होकर डिनर में गए। वो दोनों डांस करने लगते हैं, किस करने लगते हैं, पर जॉन यहाँ से बाहर निकल गया। वो कहता है कि ये सब क्या है, क्या हम वापस से एक हो रहे हैं। लूसी ने कहा पता नहीं। जॉन कहता है कि फिर क्या तुम मेरे पास अपने पिछले बॉयफ्रेंड को भुलाने आई हो, या फिर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है कि मैं बेचारा अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा। लूसी कहती है नहीं। जिस पर जॉन बोला कि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो तुम्हारी तरह दिखते हो, पर एक दोस्त की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझ जैसे फेलियर जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया उसके साथ रहना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। जॉन कहता है कि सालों निकल गए हैं लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर लूसी बोली ऐसी बात नहीं है, हम एक साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं बुरी हूँ, मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं हमेशा बेकार रेस्टोरेंट में जाऊंगी, तुम्हारी बेकार कार में रहूंगी। मैं अभी भी मैथ कर रही हूँ, तो तुम मुझे ऐसे प्यार कैसे ही कर सकते हो। लूसी यहाँ से चल दी कि तभी उसे उस लड़की सोफी का फोन आता है। सोफी कह रही थी कि वो लड़का मार्क मेरे घर के बाहर आकर बैठ गया है और मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई फोन करने को भी नहीं था। सोफी ने पुलिस को फोन किया, पर वो कहते हैं कि जब तक मार्क घर आने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर सकते, और मार्क बस डोरबेल बजाई जा रहा था। लूसी ने कहा तुम उसे अंदर मत आने देना, मैं वहां आती हूँ। लूसी और जॉन सोफी की ओर निकल गए तो वो जब पहुंचे मार्क यहाँ से जा चुका था। लूसी जा सोफी को संभालती है। सोफी रोने लगी, वो डरी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से एक बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि मुझे सबको छोड़कर मेरी मैच मेकर को फोन ना करना पड़े। लूसी कहती है तुम्हें मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अगली सुबह तक जॉन वहीं था। वो कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ, तो तुम्हें प्यार करना सबसे
सबसे आसान है। जिस पर लूसी बोली कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और जितना तुम जानते हो उससे कई ज्यादा। जॉन कहता है कि मैं भी बहुत देर से मैथ कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आज प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कल प्यार करूंगा, मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम की गारंटी देता हूँ, देख लो अगर तुम्हें ये ऑफर अच्छा लगे। लूसी कहती है डील। जॉन भी अब एक प्रॉपर जॉब ढूंढने का फैसला करता है। वो अपने एक्टिंग करियर को भी आगे लेकर जाएगा, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम आगे। जॉन चिकन राइस पैक करवाकर लूसी की ओर निकला तो इधर लूसी को उसके हेड का फोन आता है कि मैं लंदन ऑफिस जा रही हूँ और यहाँ मैंने अपनी जगह तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। जिस पर लूसी हंसने लगी। वो कहती है कि मैं तो रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके बैठी थी। उसकी हेड ने उसे समझाया कि नहीं तुम काम मत छोड़ो, तुम जितनी सैलरी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी, थोड़ा सोच लो। तो यहाँ जॉन आ चुका था। वो लूसी को एक फूल की रिंग से शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हुई। तो ये कहानी है एक लड़के श्रीनेनु त्रिपाठी की, जो अपनी क्रिसमस पार्टी में एक लड़की राखी को देख रहा था। श्री ने बाहर जाकर राखी को प्रपोज किया पर राखी उसे पसंद नहीं करती थी। वो कहती है कि मेरे पापा एक ज्वेलर हैं, तुम अंगूठी तो असली लाते। राखी ने श्री को साफ कहा कि हम दोस्त हैं, जिस पर श्री बोला कि दीपक ने तो कहा था कि बाप ज्वेलर है तो क्या हुआ, बेटी थोड़ी ना हीरा है, हाँ बोल देगी। जो सुन राखी ने श्री को श्राप दिया कि तुम तरसोगे पर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। उसने श्री को कहा कि एक गिफ्ट दीपक के लिए भी ले जाओ। राखी ने श्री को थप्पड़ धर दिया। जिसके बाद कहानी आती है बहुत साल आगे। श्री अब 42 इयर्स का कुंवारा मर्द था, जिस उम्र में लोग अपने बच्चों की कॉलेज फीस भरते हैं। श्री अपने रूममेट के साथ किराया बांट रहा था। श्री का बड़ा भाई भानु से कहता है कि ये मास्टर की नौकरी छोड़ो और हमारे साथ प्रॉपर्टी के बिजनेस में जुड़ जाओ, पर श्री का उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो यहाँ से सीधा अपने स्कूल चला जाता है। श्री एक संस्कृत टीचर था, पर यहाँ स्कूल में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सबको पता था कि श्री एक वर्जिन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ श्री के दोस्त दीपक पर। वो श्री की फोटोज खींचते हुए उसे कह रहा था कि कोई अफेयर चला लो, पर श्री ने आज तक जिस भी लड़की से बात की किसी को वो पसंद ही नहीं आया। जिस पर दीपक श्री को एक अडल्ट चैटिंग ऐप दिखाता है, आप जैसा कोई। यहाँ लोग बिना अपनी पहचान बताए रैंडम लड़कियों से फोन पर बात कर सकते थे। ना किसी को किसी का नाम पता होगा, ना ही फोटो। हर बार बात नई लड़की से होगी। दीपक कहता है कि थोड़ी बातें करो, फिर कहीं तुम्हारा सोया हुआ शेर जाग जाए। तो रात होते ही श्री ने अपने हेडफोन्स लगाए और उसकी बात एक लड़की से हुई, पर श्री काफी सिंपल था। वो उस लड़की को सबसे पहले अपना नाम बताता है। लड़की ने कहा कि मैंने तो पूछा ही नहीं। श्री पूछने लगा कि क्या आपने खाना खाया। अब यहाँ श्री को पता ही नहीं था कि वो बातें करनी कैसी हैं, तो वो इधर से सिंपल बातें कर रहा था। जो सुन वो लड़की हंसने लगी। वो खुद ही श्री को कहने लगती है कि ओ श्री माई श्री, श्री के भी अरमान जाग जाते हैं। वो उस लड़की को अपने पास इमेजिन करने लगा। सुबह श्री अपने दोस्त दीपक को भी सब बताता है। स्कूल में भी वो खुश खुश रहने लगा, जो देख बच्चे भी हैरान थे। अब श्री रोज इस ऐप पर अलग अलग लड़कियों से बात करता और उन्हें अपने साथ इमेजिन करता। तो सीन शिफ्ट होता है श्री के भाई भानु पर। वो काफी ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी था, जो अपनी बीवी कुसुम को समझता ही नहीं। कुसुम एक क्लाउड किचन खोलना चाहती थी, पर वो साफ मना कर देता है। और यही अगले दिन कुसुम से मिलने उनका पड़ोसी जॉय आया। वो कोलकाता से कुसुम के लिए संदेश लेकर आया था। जॉय कुसुम के अचार की तारीफ कर रहा है कि आपको प्रोफेशनली से शुरू कर देना चाहिए। तो जॉय यहाँ इसी के साथ श्री के लिए रिश्ता लेकर आया था। कुसुम ये बात श्री को बताती है कि 32 साल की लड़की है, पर अभी फोटो नहीं आई। जो सुन श्री ने कहा कि हम नहीं मिलने जाएंगे, पर उसकी भाभी ने श्री को कोलकाता भेज दिया। श्री यहाँ चाय ऑर्डर करता है, पर इस रेस्टोरेंट पर चाय नहीं सिर्फ कॉफी मिलती है। तो तभी वहाँ एंट्री हुई उस लड़की मधु बोस की। अब मधु श्री से बिल्कुल अपोजिट एकदम सुंदर लड़की थी। श्री उसे देखता रह गया। वो मधु को साफ कहता है कि देखिए हम ज्यादा नहीं कमाते। मधु कहती है कि मैं ठीक कमा लेती हूँ। मधु भी श्री की तरह एक टीचर थी। वो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज में फ्रेंच पढ़ाती है। जिस पर श्री ने कहा कि देखिए हम अपनी जमशेदपुर की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं जमशेदपुर आ जाऊंगी। श्री मधु को जमशेदपुर इमेजिन करने लगा। वो पूछता है कि आपको मैं क्यों पसंद आया। मधु कहती है कि मुझे रिश्ते तो बहुत आए थे, पर आपके नाम श्री नेनू ने मेरा ध्यान खींच लिया। मधु का भी यहाँ चाय पीने का मन था। वो दोनों चाय पीने बाहर चले गए। मधु वही सेम चाय ऑर्डर करती है जो श्री पीता था, यानी उन दोनों की पसंद भी सेम है।
श्री ने ये सब दीपक को बताया। दीपक कहता है कि हमें एक बार उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। श्री को भी शक होने लगा कि कहीं कोई स्कूल का बच्चा उससे पंगे तो नहीं ले रहा। दीपक कहता है कि हम कोलकाता जा रहे हैं। वो श्री और उनके साथ श्री का स्टूडेंट राकेश कोलकाता के लिए निकल गए। राकेश मधु का एक फ्रेंड स्टूडेंट बनकर उसके जानने वालों से मधु के बारे पूछेगा। राकेश एक शॉर्ट वीडियो बनाने के बहाने मधु के घर जा सब कुछ पता करता है। मधु के घर उसकी नानी थी, उसकी मम्मी थी और 2 मासियां थी। उनके पति यहीं घर जमाई बनकर रहते हैं। जोए मधु का मामा था जिसका डिवोर्स हो चुका है। सब लोग मधु की तारीफें करते हैं, पर राकेश को मधु की एक स्टूडेंट से किसी नमित अग्रवाल का पता लगता है। उसने कहा कि मधु से ही पूछो वो कौन है। श्री मधु से बातों बातों में नमित के बारे पूछता है। मधु ने बताया कि नमित मेरी एक स्टूडेंट का भाई था। हम लोग 5 साल पहले मिले। 6 महीने तक सब कुछ बढ़िया जा रहा था, पर एक दिन जब चीजें आगे बढ़ने लगी, नमित ने मुझसे ये सवाल कर लिया कि क्या तुम वर्जिन हो। जो चीज सुनते ही मधु का दिल टूट गया। वो श्री को कहती है कि भला अब 16-17 साल के बाद कौन ही वर्जिन रहता है, नेशनल म्यूजियम में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा। जो सुन श्री उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है, पर वो बता नहीं पाता। वो दोनों एक दूसरे के साथ मूवीज जाने लगे, घूमने लगे। मधु श्री को ये एहसास दिलाती है कि मुझे आपका ये सिंपल रहना ही पसंद है और आप जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो। दोनों की अच्छी बनने लगी। मधु अपनी नानी को श्री के बारे बताती है कि वो कितना अच्छा है, सिंपल है, प्यारा है। तो श्री के घर वाले मधु को देखने उसके घर जाने लगे, पर यहीं श्री की भतीजी अपने पिता को कहती है कि मेरी एक कंपनी में ट्रेनिंग लग गई है, सब कुछ अच्छा जाने पर नौकरी भी लग जाएगी। पर उसके पिता ने कहा कि बेटा पढ़ाई तो करो, पर साथ ही घर का खाना पीना बनाना भी सीखो। तो श्री की भाभी जब बीच में बोली, श्री के भाई ने उन्हें चाय में इलायची कम कहकर बाहर भेज दिया। वो एकदम टॉक्सिक टाइप का मर्द था। वो सब लोग मधु के घर गए। यहाँ मधु पियानो बजाती है तो श्री वीणा। पर यहीं श्री के भाई भानु की मधु के घर वालों से नहीं बन रही, जिसके साथ साथ इधर श्री और मधु अकेले में मिले। मधु श्री को उसके साथ डांस करने को कहती है। मधु ने कहा कि अब डुएट की आदत डाल लो। सोलो के दिन गए, वो दोनों किस करने लगे, पर तभी श्री के मुंह से निकला मम्मी। वो कहता है सॉरी सॉरी, मैंने दीपक के साथ ये कहीं देखा था, जो भी मैंने कहा भूल जाओ। पर मधु भी उल्टा उसे डैडी बोलने लगी। वो दोनों मम्मी डैडी करने लगते हैं। जो चीज बाहर से श्री की भाभी ने सुन ली, वो बाहर जा रोने लगती है कि श्री हमने क्या कमी छोड़ी थी जो तुम अपनी मम्मी को याद कर रहे हो और मधु अपने पिता को। जो सुन मधु और श्री हंसने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आता। थोड़े ही दिनों में दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, पर एंगेजमेंट के बाद ही मधु ने एक लाइन बोली, ओ श्री माई श्री। ये आवाज वही सेम आवाज थी जो श्री ने उस ऐप पर अपनी पहली बातचीत में सुनी थी। मतलब मधु वही लड़की है। श्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने एंगेजमेंट में खुश होने की जगह दुखी हो जाता है। उसने मधु के फोन उठाने बंद कर दिए। वो उस ऐप वालों को फोन कर पूछता है कि क्या आपके यहाँ कोई मधु बॉस काम करती है। ऐप वालों ने फोन काट दिए। दीपक और श्री बात करने लगे कि 80,000 आदमी हैं उस ऐप पर। मधु ने पता नहीं किस किस से बात की होगी। श्री अपने दिल ही दिल में मधु के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा। श्री यहाँ से दूर जाना चाहता था, तो मधु ने उससे मिलकर पूछा कि तुम मुझे बिना बताए क्यों जा रहे हो। और यहीं श्री ने उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम उस ऐप पर हो। मधु बोली तुम भी तो हो। श्री कहता है हमारी बात अलग है, मर्द होते ही ऐसे हैं, आप वहाँ क्यों हैं। मधु ने कहा कि तो क्या डिजायर्स बस आदमियों के ही होते हैं। मधु ने बताया कि मैं इन टॉक्सिक रिलेशनशिप वगैरह से थक गई थी, मुझे बस अकेले कुछ टाइम फन करना था, पर फिर मैं ऐप के जरिए तुम्हें मिली। तुम पहले आदमी थे जिसने मुझसे खाना खाया या नहीं ये पूछा। मधु यहाँ बताती है कि मैं तुम्हारी सादगी पर ही फिदा हो गई थी, तुम सच्चे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें गूगल कर ढूंढा और आसपास सिर्फ एक ही श्री नैनू था और वो तुम थे। पर श्री ने कहा कि मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मैं शरीफ परिवार से हूँ और आगे भी शरीफ परिवार चाहता हूँ। उसने मधु से अपना रिश्ता तोड़ लिया। वो मधु को एक लूज करेक्टर कह देता है कि शायद इसी वजह से ये आपके साथ दूसरी बार हो रहा है। तो सीन शिफ्ट होता है श्री के घर। यहाँ सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, पर श्री ने उन्हें कहा कि शादी कैंसिल है। जो सुनते ही उसका भाई पूरे परिवार को ले मधु के परिवार की ओर बढ़ गया। मधु के घर वालों को भी पता था कि अब तो दंगे होंगे। भानु कहता है कि ये बंगाली तो हैं ही ऐसे, औरतें दारू पीती हैं, सिगरेटें फूंकती हैं। अब यहाँ श्री की भतीजी बोली कि ऐप पर तो दोनों थे ना, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और मधु और श्री के परिवार के बीच जमकर लड़ाई हुई। मधु और श्री बस चुपचाप
चुपचाप ये सब देख रहे थे। श्री का भाई पंडित को बुला श्री के लिए कोई उपाय पूछता है। पंडित ने श्री की पेड़ से शादी करवाई, पर इस शादी से वो मधु को कैसे ही भूलने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही अपनी जिंदगियों में दुखी थे। तो मधु के घर वाले बात कर रहे हैं कि कैसे मधु की शादी का वेन्यू कैंसिल नहीं हो रहा और श्री के घर वालों ने अपने हिस्से की पेमेंट भी नहीं की। जिस पर मधु कहती है कि वेन्यू वेस्ट क्यों करना है, अगर कोई सिंगल है तो वो उसे यूज कर सकता है। वो अपने मामा की तरफ इशारा कर रही थी कि वो शादी कर लें, पर वो कहते हैं नहीं नहीं। तो मधु भी वापस काम पर जाने को राजी थी कि अब मूव ऑन करना चाहिए। जिसके साथ इधर श्री की भाभी अच्छी तरह सबको खाना बनाकर देती थी, पर कोई उनकी तारीफ तक नहीं करता। तो तभी भानु की बेटी ने अपने पिता को कहा कि मुझे काम से कोलकाता जाना होगा। भानु कहता है अकेली कैसे जाओगी, तो उसकी पत्नी कुसुम कहती है कि मैं चली जाऊंगी। भानु अपनी बेटी को कहता है ठीक है, पर इसके साथ साथ तुम घर गृहस्थी का भी काम सीखो। ज्यादा हाई फाई लड़कियां मायके और ससुराल दोनों तोड़ देती हैं। तो श्री अपनी भाभी को स्टेशन छोड़ने गया। उसकी भाभी कहती है कि तू भी चल। दीपक भी कहने लगा कि सरस्वती पूजा का टाइम है, वहां तुझे मधु बोस से भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी। जिस पर श्री ने कहा मधु बोस? कौन मधु बोस? तो श्री की भतीजी उसे बाहर ले जा कहती है कि हम ये सब चीजें जानते हैं, हमारे बहुत ब्रेकअप हुए हैं। यहाँ श्री की भतीजी ने उसे समझाया कि आपको ऐसी लड़की मिली थी जो आप में कुछ बदलना नहीं चाहती थी, आप जैसे थे आपसे वैसे प्यार करती थी और आपने एक तुच्छी सी वजह के लिए उन्हें छोड़ दिया। वो उसे समझाती है कि ये छोटी छोटी चीजें सोचनी बंद करो। श्री दीपक के साथ रोने लगता है कि मधु की बहुत याद आ रही है। दीपक ने कहा कि ये तुम नहीं, तुम्हारी दारू बोल रही है और कोलकाता जाने की तो सोचना भी मत। जिस पर श्री सीधा कोलकाता निकल गया। वो यहाँ मधु को अपनी ओर आते देखता है, पर ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। असल में मधु सामने लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही है। श्री दूर बैठकर उसे देखने लगा। वो रिंग लेकर उसकी ओर जाने लगता है, पर वहाँ उससे पहले नमित आ गया। वो मधु से सॉरी मांगता है। नमित ने कहा कि मुझे सुनने में आया था कि तुम्हारी किसी अंकल से शादी होने वाली थी, पर किस्मत देखो तुम यहीं हो और मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। वो दोनों यहाँ से उठकर एक रेस्टोरेंट चले गए। श्री भी उनके पीछे पीछे गया। वो उन दोनों को हंसते हंसते बातें करता नहीं देख पा रहा था। श्री उठकर मधु के पास चला गया। वो नमित के हाय का हाय हाय से रिप्लाई दे उसे कहता है कि हमें थोड़ी देर अकेले बात करनी है, आप बाहर जा सकते हैं क्या? नमित के बाहर जाने के बाद श्री मधु को बहुत ही रूडली कहता है कि देखो हमारी जगह कोई और आदमी होता वो भी ऐप वाली बात पर ऐसे ही रिएक्ट करता, पर अब हम आपको माफ कर रहे हैं और आगे भी सब अलाउ करेंगे, बस लिमिट में। जिस पर मधु बोली कि तुम मेरी लिमिट क्यों डिसाइड करोगे? मधु कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे, पर तुम अभी भी वैसे ही हो। वो कहती है कि तुम एक संस्कृत के टीचर होकर भी प्यार की परिभाषा नहीं समझ पाए। मधु ने कहा कि प्यार को बस प्यार चाहिए होता है, बराबरी वाला प्यार जिसमें दोनों इंसान इक्वल हों, और वैसा प्यार तुम मुझे नहीं दे सकते। तो तभी यहाँ श्री को उसके भाई का फोन आया। वो यहाँ शादी के वेन्यू वाला मामला सुलटाने आ गया था, पर रास्ते में आते आते उसे अपनी बीवी मधु के मामा जोई के साथ दिख गई। और यही हमारे सामने आता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था। भानु ने कुसुम को कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तो कुसुम कहती है कि शर्म आती तो बहुत थी, पर हमें जोई के साथ इज्जत मिली, प्यार मिला, जो आपके साथ कभी नहीं मिला। जिस पर भानु बोलता है कि पूरे जमशेदपुर में सिर्फ हमने ही इस उम्र में अपनी बीवी को काम करने की इजाजत दी है। तो उसकी बीवी बोली कि आप होते कौन हैं हमें इजाजत देने वाले? हम खुद अपने हाथों से अचार बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि कोई हमें ये ना कह सके कि हमने तुम्हें अलाउ किया। जो सुनते ही श्री को अपनी कही हुई बात याद आ जाती है जो उसने मधु को कही थी। भानु की बीवी बोली कि हमारी बेइज्जती के बिना आपका खाना भी हजम नहीं होता। भानु कहता है हम मजाक करते हैं। तो उसकी बीवी बोली कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा मजाक? क्या हम आपको 10 लोगों के सामने कुछ कह भी सकते हैं? भानु का दोस्त बोला छोड़िए, भाभी का मन भटक गया है। तो भानु की बेटी बोली कि मन नहीं भटका, मम्मी को प्यार हुआ है। भानु की बीवी जाने लगी। भानु उसे रोकता है। श्री को भी इसी मोमेंट में अपनी गलती का एहसास हुआ। भानु कहता है कि चलो चुपचाप हमसे माफी मांग लो, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जिस पर श्री बोला कि किस बात की माफी भैया? वो कहता है कि अगर भाभी इस चीज में खुश हैं तो हम उनके साथ हैं। श्री अपनी भाभी के साथ ही चल दिया, पर तभी मधु की नानी गिर जाती है। उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। जो सुन मधु दुखी हो जाती है कि कहीं नानी इस साल की सरस्वती पूजा भी अटेंड ना कर पाए। पूजा को अभी 7 दिन थे और उनका
उनका बचना मुश्किल था। तो श्री बोला, पूजा अभी कर लेते हैं, आस्था में तारीख कैसी। श्री दीपक को फोन करता है कि कोलकाता आ जाओ, पर दीपक उसकी भाभी की बात लेकर बैठ गया, जिस पर श्री कहता है कि दीपक, तुम्हारी तरह हम भी नहीं समझे थे कि प्यार को बस प्यार चाहिए, वो भी बराबरी वाला, जितने तुम उतने वो। तो अगले दिन श्री मधु के परिवार के साथ पूजा की तैयारी करवाने लगा। श्री का दोस्त दीपक भी यहाँ आ जाता है, पर उसके साथ साथ पूजा में नमित भी आ गया। मधु की नानी श्री को सब चीजों में इन्वॉल्व करती है। मधु उसे देख रही थी। वो लोग सरस्वती माँ की पूजा कर उन्हें पानी में विसर्जित कर देते हैं। यहाँ बारिश होने लगी और तभी श्री मधु को रोक लेता है। श्री ने मधु को बता दिया कि वो एक वर्जिन है। उसने मधु को मनाया कि हमें लगता था कि हम भानु भैया जैसे नहीं हैं, पर हम निकले उन्हीं के जैसे। श्री यहाँ अपनी सारी गलतियां मानता है। वो कहता है कि हम ये गलतियां सुधारेंगे, हम बहुत कोशिश करेंगे, हम गलतियां भी करेंगे, बस आप हमें माफ कर कर समझा देना। श्री कहता है कि जितने आप उतने ही हम। तो यही सामने आया कि मधु और नमित के बीच कुछ नहीं है, वो बस दोस्त हैं। जो सुन श्री अपनी जेब में मधु की रिंग ढूंढने लगा, जो कब से उसके पास थी पर अब वो कहीं खो गई, जिस पर दोनों जने हंसने लगते हैं। दोनों का पैचअप हो गया और इसी के साथ हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म।